गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का फिर सेल में जो पार्ट्स हैं अब उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो हम लोग सेल वॉल का अध्ययन किए थे। अब हम सेल के अंदर प्रेजेंट एक एक पार्ट का स्टडी करेंगे, एक एक कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोशिका का। मान लीजिए कोशिका है, सेल है, जिसमें केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गालिकाय होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, अंतःद्रव्य जालिका होती है। इन्हीं सब का हम बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे एक एक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हम आपको बता दें कि इसमें कोशिका में दो प्रकार के पदार्थ सजीव और निर्जीव पदार्थ होते हैं। सजीव में भी दो प्रकार के, एक ऐसे पदार्थ जो अंतःझिल्लिका तंत्र वाले होते हैं, यानी जो झिल्ली से ही बने होते हैं और एक दूसरे की झिल्ली से इनका निकटतम संबंध होता है, ठीक। और एक वो होते हैं जो झिल्लिका तंत्र से इनका मतलब नहीं होता है, मतलब झिल्ली को भी बने होते हैं बट एक दूसरे के झिल्ली से संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए वो तंत्र में नहीं आते हैं, तंत्र में नहीं आते हैं, ठीक। तो यह तंत्र में इसलिए आते हैं, झिल्लिका तंत्र में इसलिए आते हैं क्योंकि एक इनकी जो झिल्लियां होती हैं, इनके कार्य अथवा संरचना एक दूसरे से काफी निकटतम संबंध में रहती हैं, ठीक। यानी कि इनकी ही झिल्ली से दूसरी वाली झिल्ली बनी होती है अथवा एक दूसरे से कार्य इनके मिलते जुलते हैं। तो वो कौन कौन है जो अंतः तंत्रिका झिल्ली तंत्र के अंतर्गत यानी इनर मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो जान लीजिए कौन कौन को हमको पढ़ना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्टकट में हम ER भी कहते हैं हिंदी में, अंतःद्रव्यी जालिका। दूसरा गाल्गी बॉडी यानी गाल्गी काय। तीसरा लाइसोसोम यानी लयन काय। और चौथा है वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां, वैक्यूल्स, ठीक है। तो हमको इस वीडियो में हम इन्हीं को पढ़ भी पाएंगे, अंतःझिल्लिका तंत्र यानी इनर मेम्ब्रेन सिस्टम को। और जो अंतःझिल्लिका तंत्र नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, यहाँ लिखा है झिल्लिका तंत्र नहीं है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए बारी बारी से एक एक का अध्ययन करते हैं। पहला हम उठाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यी जालिका। देखिए यहाँ लिखा भी है। इसकी खोज 1945 में पोर्टर और थॉम्पसन दो वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से किया था। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका में पाई जाती है वह दो प्रकार से पाई जाती है, वह दो प्रकार से पाई जाती है। बताते हैं कैसे। मान लीजिए कोशिका है या केंद्रक है, तो अंतःद्रव्यी जालिका केंद्रक के झिल्ली से भी लगी होती है और इसको चारों तरफ प्राय घेरी रहती है। और ऐसी अंतःद्रव्यी जालिकाएं प्राय राइबोसोम कण युक्त होती है। इनके बाह्य परत पर राइबोसोम के कण प्रेजेंट रहते हैं। और भी होती है, दो प्रकार की होती है अंतःद्रव्यी जालिका, एक होती है सेर, एक होती है रेर। हालांकि नाम नहीं है, ये सिर्फ एक याद करने का ट्रिक है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट टाइप, एंड सेकेंड टाइप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग हिंदी में राइट करना चाहें तो सुनकर राइट कर लीजिएगा। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए यह भी एक अंतःद्रव्यी जालिका है जिस कोशिका में पाया जा रहा है, तो एक वो जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो देखने में खुरदुरी दिखती है, इसलिए उसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन जहां पर ज्यादा निर्माण करना रहता है जिन कोशिकाओं में, उन कोशिकाओं में इस प्रकार की यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुतायत पाई जाती है, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अंतःद्रव्यी
राइबोसोम्स के कण नहीं प्रेजेंट रहते हैं, इसकी वजह से चिकनी दिखती है, इसलिए इसे कहते हैं चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक, तो थोड़ा सा इनकी कार्यों के बारे में चर्चा कर लें। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह प्राणियों की कोशिकाओं में लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पहले ही मैंने बताया प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। थोड़ी सी बात बता दें, यहाँ पर नाम आ रहा है प्रोटीन, और यहाँ जो रफ है वो किसके कारण हो रही है? राइबोसोम के कण के कारण हो रही है जो उस पर प्रेजेंट है। तो राइबोसोम कहीं आप सुने होंगे अथवा इसमें आगे आएगा, राइबोसोम हमको पढ़ना है आगे चलकर हेडिंग में। तो राइबोसोम के बारे में जान लीजिए। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि वह प्रोटीन संश्लेषण में सर्वाधिक योगदान रखता है। ठीक, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर यही राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का हो जा रहा है। तो ये जानकारी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, पहला हो गया। सेकंड है गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी को पादप कोशिकाओं में गाल्गी बॉडी ही कहते हैं, गाल्जिकाए ही कहते हैं, बट प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं, जिसकी खोज 1898 में कैमिलो गाल्जी ने किया था। ठीक, और आपको बता दें कि गाल्गी बॉडी भी झिल्लिका रचना होती है, और यह मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड दो प्रकार के अणुओं का निर्माण का प्रमुख स्थल है, यानी कि इनके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी के थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा देखिए, आपकी बुक में बहुत डिटेल नहीं लेकिन हम आपको बता रहे हैं। इसमें मुड़ी मुड़ी सी झिल्लिका की रचनाएं होती हैं जो नलिका रूप ले लेती हैं। आप देख रहे होंगे नलिका टाइप हैं। इन नलिकाओं को हम इन रचनाओं को हम जो एक दूसरे से अटैच रहती हैं, इन रचनाओं को हम सिस्टर्नी कहते हैं, जो एक गाल्जिकाए में 3 से 7 की संख्या में हो सकती हैं, और इनके अंदर प्रेजेंट नलिका ल्यूमन होती है। ठीक, जिनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता रहता है। इसके पिछले हिस्से को ट्रांसफेस कहते हैं। यहाँ से क्या होता है कि पिछले हिस्से से इसकी झिल्लिका बार बार बन बनकर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी रचनाओं में टूटती रहती है पुटिकाओं के रूप में। इनके हम पुटिका कहते हैं। ठीक, पुटिकाओं के रूप में ये बनती रहती है, और यहाँ पर लिखा है न्यूली फॉर्मिंग वेस्कल, यानी कि निर्मित होती हुई, नई निर्मित होती हुई पुटिकाएं। तो ये इससे उत्सर्जित होती रहती है। तो ये चित्र है आपके गाल्जिकाए का, जिसके अगले हिस्से को हम सिस फेस कहते हैं। ठीक, तो ये थी बात गाल्गी बॉडी की। अब बात होगी लाइसोसोम की। लाइसोसोम को आप लोग सुने होंगे तो जानते होंगे कि इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को हिंदी में लयनकाय कहते हैं। इसकी खोज 1950 में वैज्ञानिक डी ड्यू ने की थी। वैज्ञानिक डी ड्यू ने की थी। इसे हम सुसाइड पैक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे वो कौन कौन एंजाइम्स हैं? हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटोएजेज, कार्बोडाइड्रेजेज। तो ये एंजाइम क्या होते हैं? जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। ये अम्लीय माध्यम में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं। ठीक, अब बात हो गई इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। कभी कभी यह लाइसोसोम सेल्स में फट जाता है और इसके जो एंजाइम्स होते हैं पूरी कोशिका को ही पचा देते हैं, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, यानी कोशिका अपने आत्महत्या कर ली। इसीलिए जिस पैक के कारण ऐसा हुआ उसी को हम इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। अब हम चलते हैं वैक्यूल्स, रसधानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। इसको देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि वैक्यूल्स या रसधानियाँ क्या होती हैं। आप लोगों को मैंने चित्र में रसधानी को दिखाया था। जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं
और वनस्पति कोशिकाओं में ये बड़ी बड़ी होती हैं। आपको चित्र में बताया गया था, आप जानते भी होंगे, ये बड़ी बड़ी होती है। इन्हीं बड़ी बड़ी होने के कारण यह प्लांट सेल में 90% पूरी कोशिका का 90% जगह कवर कर लेती है। ये वैक्यूल्स, ये रसधानियाँ प्लांट सेल में बड़ी बड़ी होने के कारण उनकी आवश्यकता भी होती है, अनायास नहीं रहती, इनकी आवश्यकता होती है प्लांट सेल में बड़ी होने का कारण भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली ये बात है कि 90% जगह ले लेती हैं पूरी कोशिका का ये। दूसरी बात, इसमें होता क्या क्या है, इसमें पानी, उत्सर्जी पदार्थ और अनुपयोगी पदार्थ जो कोशिका के लिए जिनकी जरूरत भी नहीं है वो इसी में भरे रहते हैं, ठीक। और समय आने पर इसे कोशिका से आउट करने का कार्य करती हैं, क्योंकि इसमें उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब कोशिका के लिए हानिकारक पदार्थ जिसकी जरूरत नहीं है। और खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। 1676 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने रसधानी का खोज किया था। बात करें एक कोशिकीय अमीबा की, तो उसमें जब यह है रसधानी पाई जाती है तो वहां पर उसे हम संकुचनशील रसधानी कहते हैं। आद्य जीवों में जैसे जीवाणु में इसे हम खाद्यधानी कहते हैं। एक खास बात, इसकी एक ही झिल्ली चारों तरफ कवर हो रहती है, उस झिल्ली का नाम रहता है टोनोप्लास्ट। मान लिया यह वैक्यूल है, रसधानी की रचना है, इसकी झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अध्ययन किया कोशिका के कुछ ऐसे कोशिकाओं को जिन्हें हम अंतःझिल्लिका तंत्र या इनर मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आदि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।